Good morning, all of you students and dear viewers. Today, I will discuss about plasma membrane functions. The function of plasma membrane, uh, which is the most important cell organelles that can perform many functions related to transport. कौन कौन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए प्रोटेक्टिव बैरियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कोशिका का एक रक्षा आवरण होता है सेल का, जो कि उसको एक निश्चित एंटिटी देता है। उसके बिना सेल का साइटोप्लाज्म उसमें नहीं रहेगा, तो वो एक उसका रक्षात्मक आवरण है, प्रोटेक्टिव बैरियर है। नंबर 2, इट बैलेंस इक्विलिब्रियम ऑफ सेल्स इंटरनल एनवायरनमेंट। कोशिका के जो अंदर का वातावरण है, साइटोप्लाज्म है, उसके इक्विलिब्रियम को ये मेंटेन करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इक्विलिब्रियम का मतलब है साम्य अवस्था को बनाए रखती है, यानी उसके अंदर जो लवण और पानी की जो सांद्रता है, उस निश्चित सांद्रता लवणों की सांद्रता को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है झिल्ली, वो मेंटेन करती है, बनाए रखती है। नेक्स्ट, रेगुलेट ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट ऑफ सेल। कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर लवण, आयन, मॉलिक्यूल्स, इनका ट्रांसपोर्ट है इसके द्वारा होता है, अर्थात दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल। चौथा है अलाउ सेल सेल रिकॉग्निशन। ये एक कोशिका दूसरी कोशिका को रिकॉग्नाइज जो करती है, पहचानती है, वो कार्य भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा किया जाता है। सेल सेल रिकॉग्निशन यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका को जो पहचानती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन करते हैं या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, एक किसी व्यक्ति के शरीर में किडनी, गुर्दा को ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वहाँ पर एक सेल दूसरी सेल को टेस्ट करती है, पहचानी जाती है, रिकॉग्नाइज किया जाता है कि वो कंपेटिबल है या नहीं। वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उपस्थित विभिन्न प्रकार की प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मोइटीज के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप होता है, तो ब्लड ग्रुप में भी आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट मोइटीज जो हैं, उनके कारण ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, जो कि ये निश्चित करता है कि सेम प्रकार का ब्लड ग्रुप हो, तभी हम दूसरे आदमी को दे सकते हैं। परफॉर्म सिग्नल ट्रांसडक्शन बाय हार्मोन्स एंड अदर केमिकल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ ऐसे रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि हार्मोन्स या अन्य प्रकार की जो केमिकल सिग्नल्स हैं या केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, उनके सिग्नल को कोशिका के अंदर न्यूक्लियस तक ट्रांसडक्ट करते हैं, परिवहित करते हैं, अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिग्नल ट्रांसडक्शन का कार्य करती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड एंकरिंग साइट फॉर फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। एंकरिंग साइट, एंकरिंग का मतलब होता है जुड़ने की साइट। जो कोशिका के अंदर साइटोस्केलेटन होते हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि मसल्स में एक्टिन मायोसिन होती हैं, इसी प्रकार वाइमेंटिन प्रोटीन होती हैं, एक्टिन फिलामेंट होते हैं, उनको जुड़ने की सतह है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रोवाइड करती है। एंकरिंग साइट फॉर फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन, तो जुड़ने की साइट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है इंटरलॉकिंग सरफेस बाइंड सेल्स टुगेदर बाय जंक्शंस। एक कोशिका दूसरी कोशिका से विभिन्न प्रकार के जंक्शंस जो होते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़े हैं, कौन कौन से जंक्शन होते हैं, जैसे टाइट जंक्शन है, बेल्ट डेस्मोसोम है, गैप जंक्शन है, स्पोर्ट डेस्मोसोम्स हैं। विभिन्न प्रकार की जो जंक्शंस हैं, उनके द्वारा एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी रहती है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण ही संभव हो पाते हैं। तो ये भी एक फंक्शन हो गया। तो ये लगभग 7 फंक्शन है। अब हम इसका जो मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन सेल मेम्ब्रेन। कोशिका
झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्टेशन उसमें दो प्रकार का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक निष्क्रिय परिवहन और एक होता है सक्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन वह होता है जिसमें बिना किसी ऊर्जा के कोई पदार्थ हैं वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्थात कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करते हैं, या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, आयनों की सांद्रता ज़्यादा है दूसरी तरफ कम है तो उस साइड में भी पदार्थ या आयन है, यदि वो मूव करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू तो वो परिवहन कहलाता है निष्क्रिय परिवहन या पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसका पहला एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा ऑस्मोसिस यानी परासरण की क्रिया। परासरण क्या है, ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट water molecules across the plasma membrane from higher solvent concentration to lower solvent concentration till the total water and solute concentration on both the side of the membrane become equal। अर्थात ओस्मोसिस जो क्रिया है, परासरण वह क्रिया है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किसी जो सॉल्वेंट है, जो विलायक है, उसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पानी का क्या हो रहा है, परिवहन होता है। यानी पानी है, एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है। मान लीजिए इधर है पानी ज़्यादा है और इस साइड में है पानी कम है, तो पदार्थ है वो इस साइड में मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। इधर लोअर कंसंट्रेशन है पानी की और इधर हायर कंसंट्रेशन है, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो सॉल्वेंट हैं वो मूव करते हैं। ये कहलाता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस दो प्रकार का होता है, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। एंडो का मतलब एंटर इनटू द सेल्स, पानी जो है वाटर है वो उसके अंदर सेल के अंदर घुसता है और यह सेल से बाहर निकलता है। तो दो तरीके होते हैं कि यदि हम कोई सेल है उसको किस प्रकार के एनवायरनमेंट में रखते हैं। यदि वो एनवायरनमेंट आइसोटोनिक होता है तो किसी प्रकार का जो है परिवहन नहीं होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। और यदि वो हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होता है तब या तो एंडोस्मोसिस होगा या एक्सोस्मोसिस होता है। जैसे बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक है, यानी बाहर जो है वो उच्च सांद्रता है पानी की और अंदर है हाइपरटोनिक है सेल के अंदर, तो पानी बाहर से अंदर सेल में प्रवेश करेगा, सेल फूल जाएगी, राइट। सो दिस इज नोन एज एंडोओस्मोसिस। और बाहर अंदर सेल में हाइपोटोनिक और बाहर हाइपरटोनिक है तो पानी सेल से बाहर जाता है, सेल है वो श्रिंक हो जाती है, पिचक जाती है। इसके लिए तीन प्रकार के सॉल्यूशन हम देखते हैं। एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसमें 0.9% NaCl की कंसंट्रेशन होती है, यानी हमारा जो बॉडी फ्लूइड है, ब्लड जिसको कह सकते हैं, उसमें भी इतनी ही परसेंटेज में नमक होता है, 0.9%। ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो यदि इस प्रकार का सॉल्यूशन में सेल्स होंगी तो वो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट होगा। यदि उससे कम मात्रा में साल्ट हैं, तो जैसे 0.1% NaCl है किसी वाटर में, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है कम। और यदि 2% NaCl है यानी 0.9% से भी ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी क्या कहेंगे, उच्च सांद्रता वाला सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक में यदि हम चीज़ रखेंगे तो वो सेल्स श्रिंक हो जाती है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, आरबीसी को रखा गया। आरबीसी आर प्लेस्ड इन साल्ट सॉल्यूशन विद इन हाइपरटोनिक and hypotonic solution. The hypotonic solution RBC swells up and finally hemolysis and plant cells become turgid। यदि इसमें रखी गई आरबीसी तो वो क्या हो जाती है, आरबीसी में पानी अंदर घुसता है और वो फट जाती है, हीमोलाइसिस हो जाती है, उसका जो हीमोग्लोबिन है वो बाहर आ जाता है। प्लांट सेल को भी रखोगे तो प्लांट सेल चूंकि सेलवाल होती है चारों तरफ, तो वो फटती नहीं है लेकिन वो फूल जाती है और उस सिचुएशन को हम कहते हैं टर्जिड, TURGIDS। तो टर्गिड एनवायरनमेंट उसमें पाया जाता है। इफ प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन क्रीनेशन अकर इन आरबीसी एंड प्लांट सेल्स गेट प्लाज्मोलाइसिस। यदि इस प्रकार की सिचुएशन यदि हम आरबीसी में होते हैं तो आरबीसी में हाइपरटोनिक में रखने पे वो श्रिंक हो जाती है, उस घटना को कहते हैं क्रीनेशन। और प्लांट सेल को यदि रखेंगे तो उसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, यानी
प्लाज जो सेल है वो निकल जाती है, अंदर की तरफ आ जाती है। जैसे इस डायग्राम से समझते हैं कि आरबीसी है इरिथ्रोसाइट, उसको रखा हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, सेल्स प्लेस्ड इन डिस्टिल वाटर, बिल्कुल पानी है या बहुत कम नमक है उसमें, तो सेल स्वेल्स एंड ब्रस्ट हीमोलाइसिस हो जाता है, सेल्स है वो फूल जाती है और वो फट जाती हैं। सेल्स प्लेस्ड इन कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक में रखेंगे तो जो इस सेल में से पानी वो बाहर आ जाता है, और पानी बाहर आने पे सेल क्या हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं और चिपक जाती हैं, पिचक जाती हैं, और इस घटना को कहते हैं क्रीनेशन। सेल्स बिकम श्रिंक एंड श्रीवेल एंड इट इज नोन एज क्रीनेशन, तो ये कहलाता है क्रीनेशन। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं इसमें प्लांट सेल में भी इसी प्रकार की घटना होती है। प्लांट सेल में चूंकि सेल वॉल पाई जाती है, तो जैसे ही हम उसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो प्लांट सेल है वो फूल जाएगी, लेकिन वो फटेगी नहीं, स्टीफन हो जाएगी, ठीक है, और ये कहलाती ही व्यवस्था टर्जिड कहलाती है। लेकिन हाइपरटोनिक में रखेंगे तो पानी कुछ मात्रा में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा बाहर निकलेगा, तो सेल का जो अंदर का जो वैक्यूल है, अंदर का साइटोप्लाज्म है, वो सिकुड़ जाता है, सेल वॉल वैसे की वैसे रहती है, तो उस घटना को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सेल बॉडी श्रिंक एंड पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल, इट इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। तो ये दो घटनाएं होती हैं, क्रीनेशन होता है आरबीसी में, प्लाज्मोलाइसिस होता है प्लांट सेल्स में। ओके, तो अब ये देखिए, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, हम पेसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, तो पेसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली दो प्रकार का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ आ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्ट जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर है उसमें से आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल, या जो जलीय विलयन में घुलनशील हैं, वाटर सोल्यूबल है, पोलर सोलवेंट में घुलनशील होते हैं, वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं आ सकते, तो उनके लिए क्या होता है, विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, ये प्रोटीन, और इन प्रोटीन को हम चैनल प्रोटीन कह सकते हैं, पोरीन कह सकते हैं, इनके थ्रू मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं, तो ये कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत होता है, यानी सांद्रता है वो इधर तो है कम और इधर है ज़्यादा, लेकिन फिर भी कोई मॉलिक्यूल इधर जाता है तो यहाँ पे एनर्जी खर्च होगी, और खर्च होने पे मॉलिक्यूल्स को इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे ये मॉलिक्यूल इतनी संख्या में, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट आता है, यहाँ पे ये कम संख्या में है, तो यानी सांद्रता इधर कम है और इधर ज़्यादा है, लेकिन पदार्थों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ओके, तो अब हम देखते हैं डिफ्यूजन। जैसे मैंने अभी बताया, सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ऑक्सीजन CO2 थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन ऑफ आयंस एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, एंड डिफ्यूजन ऑफ फैट सोल्यूबल सब्सटेंस। ये सिंपल डिफ्यूजन होता है जो कि उसके थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड लेफलेट है उसके द्वारा होता है। डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया है, डिफ्यूजन क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसे विसरण, ये निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस, यदि कोई मात्रा कितनी है उसके ऊपर निर्भर करेगा, जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी डिफ्यूजन होगा, विसरण होगा। जैसे हम नमक डालते हैं पानी में तो वो तुरंत ज़्यादा नमक होगा, जल्दी घुल जाएगा, यदि कम मात्रा में है तो वो दूसरी तरफ कम जाएगा। तो डिफ्यूजन पदार्थों की मात्रा पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे निर्भर करता है, और उस मेम्ब्रेन के या किसी सतह के क्रॉस सरफेस एरिया पे निर्भर करता है। क्रॉस सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन उतना अधिक होगा। लिपिड मॉलिक्यूल्स में उस की सोल्यूबिलिटी क्या है, कोई भी पदार्थ है वो लिपिड में कितना घुल सकता है, यदि ज़्यादा है तो डिफ्यूजन जल्दी होगा, यदि उसका साइज छोटा है तो डिफ्यूजन जल्दी होगा, बड़ा है तो डिफ्यूजन नहीं होगा, साइज का इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट भी डिफ्यूजन को प्रभावित करता है। जो डिफ्यूजिंग सब्सटेंस है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो जल्दी होगा, यदि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो डिफ्यूजन नहीं होगा। उसकी डिस्टेंस कहाँ पे है, डिस्टेंस ज़्यादा दूर है तो डिफ्यूजन कम होगा,
और इस पर चार्ज यदि ज़्यादा है तो भी डिफ्यूज़न कम होगा। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं इनके ऊपर डिफ्यूज़न की जो दर है, विसरण की दर है, वो प्रभावित होती है, निर्धारित होती है। यानी डिफ्यूज़न जो है वो पदार्थों के चार्ज हो गया, उनके मोलिकुलर वेट हो गया, उनकी साइज हो गया, उनकी मात्रा हो गया, उस पर निर्भर करता है। दूसरा मैंने बताया अभी फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेड का मतलब होता है वाहक प्रोटीन विसरण। द लिपिड impermeable molecules are also transported through certain transporter membrane proteins। जो पदार्थ लिपिड की झिल्ली में से पार नहीं हो सकते उनके लिए विशिष्ट ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें कैरियर प्रोटीन कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टर्स कह सकते हैं, परमिएज प्रोटीन्स कह सकते हैं। इनके थ्रू यदि डिफ्यूज़न होता है या ट्रांसपोर्ट होता है तो वो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न कहलाता है। हालांकि इसमें यदि एनर्जी खर्च होती है तो हम उसको फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो पदार्थ है ये एक प्रोटीन है, उसके थ्रू इस पर अटैच होकर के अंदर की ओर आ रहा है, तो ये एक प्रकार की कैरियर प्रोटीन है, राइट। ये एक प्रकार की चैनल प्रोटीन है। चैनल प्रोटीन का मतलब है जो मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई होती हैं। तो जो प्रोटीन है, जो कोई पदार्थ है, वो इन प्रोटीन के ऊपर अटैच होता है और अटैच होने के बाद में ये चैनल प्रोटीन अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हैं, घूम जाती हैं और पदार्थ को अंदर की ओर क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। तो ये हो गई चैनल प्रोटीन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं इसमें बता रखा है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो यूनिपोर्ट कहलाता है। यूनिपोर्टर्स होते हैं जो कि एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल को लेके जाते हैं, और एक होते हैं को ट्रांसपोर्टर्स। को ट्रांसपोर्टर्स का मतलब वो प्रोटीन जो कि लिपिड मेम्ब्रेन में एक साथ एक से अधिक पदार्थों को साथ साथ परिवहित करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सिम्पोर्टर और एक एंटीपोर्टर। सिम्पोर्टर का मतलब एक साथ दोनों पदार्थों को एक साथ लेके चाहिए, चाहे अंदर की ओर चाहे बाहर की ओर, वो कहलाते हैं सिम्पोर्टर। और एंटीपोर्टर का मतलब है जो एक पदार्थ अंदर आता है तो दूसरे पदार्थ को बाहर भेजा जाए, विपरीत क्रम में जो दो पदार्थों को आदान प्रदान करते हैं उनको हम एंटीपोर्टर कहते हैं। तो तीन प्रकार के हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर होते हैं, वो यूनिपोर्टर और को ट्रांसपोर्टर कहलाते हैं। को ट्रांसपोर्टर फिर दो प्रकार के हो गए, सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर। ओके, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स आर टू टाइप्स, यूनिपोर्टर्स फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर करने के लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, को ट्रांसपोर्टर्स, सिम्पोर्टर्स एंड एंटीपोर्टर्स। सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट की क्रिया करते हैं। तो सिम्पोर्ट में जैसे होता है ग्लूकोज और सोडियम आयन, यानी जब हमारी इंटेस्टिनल सेल्स में ग्लूकोज और सोडियम आयन एक साथ अंदर की ओर परिवहित होते हैं, ऐसी प्रोटीन सिम्पोर्टर कहलाती हैं और ये घटना सिम्पोर्ट कहलाती है। इसी प्रकार जो आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन जो होते हैं उनका परिवहन होता है। यदि आरबीसी में बाइकार्बोनेट आयन है वो तो बाहर जाते हैं और क्लोराइड आयन जो होते हैं वो अंदर घुसते हैं। जैसा कि हमें पता है क्लोराइड विस्थापन की क्रिया होती है उस दौरान, तो बाइकार्बोनेट आयन तो बाहर आते हैं और क्लोराइड अंदर आते हैं। तो ये घटना एंटीपोर्टर द्वारा होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक साथ जो दो चीज़ होती हैं, जो प्रोटीन होती हैं, उनको एंटीपोर्ट कहते हैं। तो एंटीपोर्टर में इस प्रकार का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन्स। ओके, नेक्स्ट होती हैं चैनल प्रोटीन्स। कुछ चैनल प्रोटीन भी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं जो कि छिद्र बनाती हैं। विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं, जैसे उनको पोरीन्स कहते हैं। पोरीन्स प्रोटीन है जो एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन बनाती है। जैसे बैंड 6 प्रोटीन है वो पोरीन बनाती है, उसको बोलते हैं बैंड 6 प्रोटीन। इसके अलावा अन्य प्रोटीन्स होती हैं जो कि विशिष्ट प्रकार के चैनल प्रोटीन का निर्माण करती हैं। इनमें एक्चुअली क्या होता है कि अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बीटा प्लीटेड शीट पाई जाती है प्रोटीन की, लिपिड लीफलेट के अंदर की ओर। यहाँ पे प्रोटीन की इसमें इस प्रकार से बीटा प्लीटेड शीट्स पाई जाती हैं
और बीटा प्लेटेड शीट्स पाए जाने के कारण ये जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर है, तो ये जो बीटा प्लेटेड शीट है ये हाइड्रोफिलिक होती है, ताकि जो भी पोलर सॉल्वेंट है इसके थ्रू है वो अंदर की ओर आ सके, राइट। तो ये जो कहलाती हैं ये पोरीन्स कहलाती हैं। पानी का ट्रांसपोर्ट करती हैं ज़्यादा मात्रा में, वो एक्वापोरीन्स होती हैं। इसी प्रकार आयंस का जो ट्रांसपोर्ट करती हैं वो आयन चैनल्स होते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल और लीगेंड गेटेड आयन चैनल्स, दो प्रकार के आयन चैनल्स होते हैं। ये एक डायग्राम है जो अभी मैं बताया आपको सिम पोर्टर का है, किस प्रकार से ग्लूकोज और सोडियम आयन दोनों एक साथ जो है, ये एक सिम पोर्टर प्रोटीन है। तो ग्लूकोज और सोडियम आयन हमारी इंटेस्टाइन की जो ल्यूमेन है उससे इस कोशिका में सीधे आते हैं। सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज इम्पोर्ट होता है, तो ग्लूकोज भी आ गया और सोडियम आयन भी आ गए, राइट। इसी प्रकार से ये जो है ये एक कहलाता है सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसमें सोडियम तो है वो बाहर आता है और पोटेशियम आयन अंदर जाता है, तो ये एक प्रकार का एंटी पोर्टर है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। और ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी खर्च होती है, इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी एग्जाम्पल है। तो ये हो गया हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल हो गया सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, सोडियम का एटीपेज पंप। तो देखिए इसमें क्या होता है, सोडियम जो आयन होते हैं वो हमेशा जो है बाहर अधिक होते हैं। सोडियम आयन ये जैसे मान लीजिए ये एक जीव कोशिका है, ये इसका बाहर वाला हिस्सा है, एक्सटर्नल पार्ट है, और ये अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला। तो सोडियम आयन बाहर अधिक होने के बावजूद भी बाहर की ओर आते हैं, पोटेशियम आयन बाहर से अंदर आते हैं एंटीपोर्टर के द्वारा। तो दो सोडियम आयन दो पोटेशियम आयन अंदर की ओर और 3 सोडियम आयन बाहर की ओर निष्कासित होते हैं, क्योंकि इस जो ये एंटीपोर्टर है सोडियम पोटेशियम जिसको एटीपेज पंप कहते हैं, उसमें 3 साइट अंदर की ओर होती हैं, 2 साइट बाहर की ओर होती हैं। और अंदर की ओर जो जैसे ही एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, जल अपघटन होता है, फॉस्फेट और एडीपी बनती हैं, ये फॉस्फोराइलेशन इस प्रोटीन को क्या कर देता है, इसका कन्फर्मेशन चेंज कर देता है, जिससे 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ चले जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर की ओर आ जाते हैं। तो ये घटना सोडियम पोटेशियम पंप कहलाती है, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। लास्ट है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। कोशिका का अंतर्ग्रहण, यदि बल्क में कोशिकाएं किसी पदार्थ का अंतर्ग्रहण करती हैं तो वो घटना कहलाती है एंडोसाइटोसिस, कोशिका का अंतर्ग्रहण। ड्रिंकिंग ऑफ सेल्स यदि कोई लिक्विड मटेरियल को अंतर्ग्रहित करती है तो वो घटना कहलाती है पिनोसाइटोसिस, और कोई सॉलिड पदार्थ को खाती है तो वो कहलाती है फेगोसाइटोसिस। जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर जो फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेज, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये कुछ बैक्टीरिया या बाहरी पैथोजन को एंगल्फ करती हैं, खा जाती हैं, उस क्रिया को कहते हैं हम फेगोसाइटोसिस। मेटचिनकोफ नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस घटना को सबसे पहले डिस्कवर किया था मैक्रोफेजेज में। तो ये 2 एंडोसाइटोसिस और इसका विपरीत क्रम होता है एक्सोसाइटोसिस। ये 2 घटनाएं होती हैं, कोशिका अंदर की ओर लेना किसी पदार्थ का वो कहलाता है एंडोसाइटोसिस, और बाहर की ओर किसी अपचित पदार्थ को त्यागना कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। तो जैसे ही कोई पदार्थ है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनवेजिनेशन शुरू हो जाता है, और इनवेजिनेशन शुरू होकर के ये कोशिका के अंदर की ओर आकर के एक वेसिकल्स का निर्माण कर लेती हैं, और ये वेसिकल्स है वो लाइसोसोम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के साथ मिलकर इनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है, और फिर जो अपचित पदार्थ हैं वो वापस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ वो वेसिकल जाती है, और उसके संपर्क में आकर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर के और ये बाहर की ओर जो अपचित पदार्थ है उनको रिलीज कर दिया जाता है। तो 2 घटनाएं ये संपन्न होती हैं, अंदर लेना एंडोसाइटोसिस और बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। ओके, ये हो गया
एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। एक कुछ सेल्स में, विशिष्ट कोशिकाओं में, जिनकी सरफेस पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, उनमें विशिष्ट प्रकार की एक अंतर्ग्रहण की क्रिया होती है, उसे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहते हैं, या इसे क्लेथ्रिन डिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं, या जो कि क्लेथ्रिन कोटेड वेसिकल्स द्वारा संपन्न होती है। ये स्पेशल केस ऑफ पिनोसाइटोसिस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पे विशिष्ट प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स की निचली सतह पे एक विशिष्ट प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है क्लेथ्रिन प्रोटीन। ये क्लेथ्रिन मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर इन रिसेप्टर्स पे जैसे ही लिगेंड लगता है, ये नीचे की ओर आकर्षित होते हैं, खींचते हैं, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें इन्वेजिनेशन होता है और उसका एक वेसिकल्स बना देते हैं। जैसे ही वेसिकल्स बन जाता है, जो क्लेथ्रिन प्रोटीन है वहाँ रिसेप्टर से छूट करके वापस पुनः अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पे आ जाती है, और आने के बाद में ये फिर दोबारा से किसी अन्य प्रक्रिया, किसी अन्य जो लिगेंड है उसको पकड़ने के लिए तैयार रहती है, उसको सक्रिय करने के लिए वापस तैयार रहती है। तो ये घटना कहलाती है रिसेप्टर मीडिएटेड या क्लेथ्रिन कोटेड एंडोसाइटोसिस। तो इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम हैं, हार्मोन हैं, उनका अंतर्ग्रहण किया जाता है, वो अंदर की ओर रिसीव किया जाता है। इस जैसे हमारे लंग्स के अंदर अब विशिष्ट प्रकार का एक रिसेप्टर पाया जाता है, जो कि जो कोरोना वायरस होता है, उस कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है उसके साथ बाइंड होता है, उसको बोलते हैं ACES2 रिसेप्टर। ये ACES2 रिसेप्टर्स है, वो कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन के साथ ही जुड़ता है, तो वो जिसके कारण कोरोना वायरस सीधा का सीधा कोशिका के अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है, और फिर वो कोशिका में जाकर के वहाँ पर अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। तो इसी प्रकार एक्सोसाइटोसिस, मैंने कहा कि वो सेल को बाहर निकालना, ये कहलाता है सेल वोमिटिंग। तो ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, और किस प्रकार से ये फेगोसाइटोसिस की क्रिया हो रही है। ये बैक्टीरिया है, कुछ सेल्स हैं, ये अंदर गए और ये सूडोपोडिया बनाया, इसको अंदर की ओर ग्रहण कर लिया जाता है, ये फूड वैक्यूल बनाते हैं, इसके साथ प्राइमरी लाइसोसोम्स जुड़ते हैं, और प्राइमरी लाइसोसोम जुड़ के वो इस पदार्थ जो भी बाहर से गया है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, कि उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और ये पच जाता है, फूड वैक्यूल है, डाइजेस्ट हो जाता है, और इसको फिर जो अपचित पार्ट होता है उसको बाहर की ओर फिर एक्सोसाइटोसिस के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, जिसके हम सेल वोमिटिंग कहते हैं, कि सेल का उल्टी करना, अपचित पदार्थों को बाहर की ओर निकालना। तो ये था हमारा टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विभिन्न कार्य और ट्रांसपोर्ट्स। तो ट्रांसपोर्ट में हमें जो मेन बात है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पेसिव ट्रांसपोर्ट, और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। एग्ज़ाम में हमें शॉर्ट में इसी रूप में यदि बड़ा सवाल आता है तो इसको सॉल्व करके आना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।